के लिए बोल। इतिहास, इतिहास क्या होता है? तो इतिहास होता है पूर्व में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, इतिहास के बारे में क्या जानना है आपको? इतिहास शब्द या हिस्ट्री शब्द, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है हिस्टोरिका, यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। और हिस्टोरिका नामक एक बुक है जिसके लेखक हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी, एक किताब लिखी थी जिसका नाम रखा गया था हिस्टोरिका। इसी में पूर्व में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया था, इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास पढ़ने के लिए आपको सबसे जो ज़्यादा जरूरी होता है वो है सन। इसमें सन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्या क्या होता है? जैसे कि इसमें एक आएगा ईसा पूर्व और एक आएगा ईस्वी। क्या होता है ईसा पूर्व और क्या होता है ईस्वी, देखते हैं। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जो भी घटनाएं होगा, जो भी समय होगा, उसको हम लोग लेंगे ईसा पूर्व में, जबकि ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी सन आएगा, जो भी ईयर आएगा, उसको लेंगे ईस्वी में। यहां तक हो गया? ठीक है, अब हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास का विभाजन करते हैं। विभाजन करने के लिए हमको कुछ न कुछ तो आधार चाहिए, है कि नहीं? तो लिपि के आधार पर इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है उसको देखते हैं। ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट डाउन कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिपि के आधार पर इतिहास का विभाजन या वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो याद रखना, लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है जी? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? चलो देखते हैं। ठीक है, पहला जो है बचपन से पढ़ते आए हो, प्रागैतिहासिक काल। क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, या इसी कई जगह आपको देखने को मिलेगा प्राक ऐतिहासिक लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? प्राक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक। कई जगह यही देखने को मिलेगा आपको पाषाण युग लिखा रहता है। क्या लो युग? पाषाण युग बन जाएगा ये। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो होता है वो होता है ऐतिहासिक काल। कौन सा? ऐतिहासिक काल। ठीक है, किसके आधार पर बांटे हैं हम लोग? लिपि के आधार पर, लेखन शैली के आधार पर हम लोगों ने इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कैसे इनका विभाजन किया गया? ठीक है, कैसे लिपि के आधार पर इनको अलग अलग बांटा गया? तो पहले देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें किसी प्रकार का कोई लिपि नहीं प्राप्त हुआ है। किसी प्रकार का कोई लिपि प्राप्त नहीं हुआ है। अब जब लिपि ही नहीं लिखा गया है, कुछ लेख नहीं लिखा गया है, तो उसे पढ़ने का तो सवाल ही नहीं है कि नहीं है? ठीक है, तो इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो पुरातात्विक शैल चित्रों से। पुरातात्विक किससे? शैल चित्रों से एवं साक्ष्यों से। पुरातात्विक शैल चित्रों एवं साक्ष्यों से जिसकी हमें जानकारी मिलती है वह कहलाता है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, इस काल में कोई लेख हमको प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, कोई लेख प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बारे में हम लोग कैसे जानते हैं? तो पुरातात्विक साक्ष्य और शैल चित्रों के माध्यम से। पुरातात्विक साक्ष्य और शैल चित्रों के माध्यम से इसके बारे में हम लोग जानते हैं।
दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा? यहां से लिपि प्राप्त हो गया, हमको लिपि प्राप्त हो गया तो हमने इसको दूसरा काल कह दिया। यहां लिपि नहीं मिला, ठीक है, तो इसको हम लोग यहां तक, जहां तक लिपि नहीं मिला एक काल माना, जहां लिपि मिला उसको दूसरा काल मान लिए। यहां पर लिपि मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है, प्राप्त तो हुआ है लेकिन क्या लिखा है बताओ, ठीक है, पढ़ा जा सकता है क्या? ठीक, कुछ ऐसी ही कोड़ो बोड़ो कुछ भी लिखा है जो आज तक पढ़ा नहीं जा सका, तो इसको एक अलग काल का नाम दे दिया गया, ठीक है, वो कहलाया आद्य ऐतिहासिक काल। क्या कहलाया? आद्य ऐतिहासिक काल। और इसी काल में आता है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, जहां के बारे में लिखा तो बहुत कुछ गया है लेकिन क्या लिखा गया है वो आज तक पता नहीं चला, ठीक है, बन जाएगा। याद रखना, इस जो काल है, यह काल, इससे छत्तीसगढ़ का कोई लेना देना नहीं है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं हुए हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया है पीएससी के कि कौन सी सभ्यता के साक्ष्य या कौन से युग के साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से नहीं मिले हैं? छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। तो जिसको लेखन तो मिल गया लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए, वो कौन से काल में आ गया? आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के बारे में क्या जानना है? यहाँ पर लिपि भी हमको क्या मिला है? प्राप्त हुआ है, लिपि प्राप्त हुआ है और उसको पढ़ा भी गया है, इसीलिए इसको कहा गया ऐतिहासिक काल। क्या कहा गया? ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो तीन अलग अलग हो गए ना बांटने के आधार। पहले में हमको लिपि मिला ही नहीं, ठीक है, तो उसको हमने एक कीड़ा मान लिया। दूसरे में लिपि तो मिला लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए तो हमने उसको दूसरा काल मान लिया। तीसरे में हमको लिपि भी मिला और उसको हमने पढ़ा भी, तो उसको कह दिया ऐतिहासिक काल। क्या काल कह दिया? ऐतिहासिक काल कह दिया। समझ में आया? ठीक है, यहीं से हमको व्यवस्थित जानकारी मिलना प्राप्त होता है ऐतिहासिक काल से। अब ये हो गए कालों का विभाजन लिपि के आधार पर। अब ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसको कितने भागों में बांटा गया है, ऐतिहासिक काल है उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको जो है कितने भागों में विभाजन किया गया है, इसका विभाजन कितने भागों में किया गया है, तो याद रखना इसका विभाजन, ठीक है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में 4 भागों में किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला कहलाता है पूरा पाषाण काल। क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल बन जाएगा। दूसरा कहलाता है मध्य पाषाण काल। कौन सा? मध्य पाषाण काल। पूरा मतलब होता है पूर्व पाषाण काल, ठीक है। दूसरा क्या कहलाता है? मध्य पाषाण काल। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक और शब्द जुड़ता है उत्तर पाषाण काल। ये भारत के इतिहास में आप लोग नहीं पढ़ोगे, ये केवल छत्तीसगढ़ के इतिहास में जोड़ा जाता है उत्तर पाषाण काल, जो माना जाता है मध्य पाषाण काल का ही भाग, हिस्सा माना जाता है, ठीक है। और चौथा आपको देखने को मिलेगा नव पाषाण काल। कौन सा पाषाण काल? तो प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांट दिया गया? 4 भागों में बांट दिया गया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल को या प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। बन जाएगा ये, ठीक है। अभी एक एक के बारे में हम लोग पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। इसका विभाजन हो गया। अब हम लोग आते हैं, इसके बारे में कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं तो इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, है ना। अब हम लोग आते हैं ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है जी? इतिहास पढ़े हो? लड़का थे तब पढ़े थे, अब छोड़ दिया ऐसा? अब छोड़ दिया हो क्या पढ़ाई लिखाई? पढ़े होगे इतिहास में। ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है?
तो 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इतना सा तो है, प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास बन जाएगा, बन जाएगा इतना, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखो कौन कौन से प्राचीन इतिहास में आएंगे, कौन सा मध्यकालीन इतिहास में आएंगे और कौन सा आधुनिक इतिहास में आएगा, ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम एक्चुअल जान रहे हैं कि हमको इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ना क्या है। अभी हम एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं, ठीक है, फ्रेमवर्क बना रहे हैं, फिर उसी के अनुरूप हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। समझ में आया? ये पूरा सार है इतिहास का। हमको क्या क्या चीजें पढ़ना है, किसके किसके बारे में जानना है, वो हमको पहले पता होना चाहिए, है कि नहीं। ये इतिहास का एक तरह समझ लीजिए ये सार है या फिर ये इतिहास का सिलेबस है, ठीक है। देखो प्राचीन इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास में हम लोग सबसे पहला जो है जिसके बारे में जानकारी मिला है लिखित रूप में वो कहलाता है वैदिक काल। कौन सा काल कहलाता है? वैदिक काल, ठीक है, जहां पर वेदों की रचना होगी वो क्या कहलाएगा? वैदिक काल। दूसरा काल कहलाएगा आपका रामायण काल। कौन सा काल? रामायण काल। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आ जाएगा दूसरा कौन सा? रामायण काल। तीसरा आ जाएगा महाभारत काल, अर्थात छत्तीसगढ़ रामायण और महाभारत दोनों काल से संबंध रखता है, ठीक है, महाभारत काल। और चौथा आ जाएगा महाजनपद काल। कौन सा? महाजनपद काल। कुल 16 महाजनपद हुए थे छत्तीसगढ़ में, जिसमें छत्तीसगढ़ जो है चेदी महाजनपद का हिस्सा था, ठीक है, पढ़ेंगे उसको आगे। पहले ये 4 का नाम आपको पता होना चाहिए। पहला कौन सा? वैदिक काल। दूसरा कौन सा? रामायण काल। तीसरा कौन सा? महाभारत काल। और चौथा महाजनपद काल। अब हम लोग राजवंश में इंटर करेंगे, ठीक है। उसमें पहला नाम आपको देखने को मिलेगा 5वां चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने हो? मौर्य काल। कौन सा काल? मौर्य काल, ठीक है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में अगला आ जाएगा सातवाहन काल। कौन सा? सातवाहन काल। अगला आ जाएगा कुषाण वंश। कौन सा वंश? कुषाण वंश। अगला आ जाएगा मेघ वंश। मेघ वंश, ठीक है। अगला आ जाएगा वकाटक वंश। कौन सा वंश? वकाटक वंश या वकाटक काल। और 10वां हो जाएगा गुप्त वंश या गुप्त काल। गुप्त वंश या गुप्त काल बन जाएगा। पहला कौन सा? मौर्य काल। उसके बाद सातवाहन काल। उसके बाद कुषाण वंश। उसके बाद मेघ वंश। फिर वकाटक वंश और बन जाएगा इतना, ठीक है। ये हैं राष्ट्रीय राजवंश। क्या है ये? राष्ट्रीय राजवंश, ठीक है। अर्थात ये ऐसे राजवंश हैं जिनका शासन कहीं किसी न किसी समय में पूरे राष्ट्र में फैला हुआ था, पूरे भारत में फैला हुआ था, ठीक है। लेकिन इनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय राजवंश भी आए जो छत्तीसगढ़ में ही शासन किए और छत्तीसगढ़ में ही समाप्त हो गए, ठीक है। उन्हें कहा जाता है क्षेत्रीय राजवंश। हर राज्य में आपको इस प्रकार के राजवंश देखने को मिलेंगे जो थोड़े शासन काल के लिए आएंगे और उस पर्टिकुलर क्षेत्र में शासन करेंगे। वो कहलाते हैं क्षेत्रीय राजवंश। जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में शासन करते हैं वो कहलाते हैं क्षेत्रीय राजवंश, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में अगला हमारा रहेगा क्षेत्रीय राजवंश। कौन सा राजवंश? क्षेत्रीय राजवंश। क्षेत्रीय राजवंश। क्षेत्रीय राजवंश में आपको पहला, ठीक है, प्राचीन इतिहास में पहला राजवंश देखने को मिलेगा राजसी तुल्य वंश।
कौन सा वंश? राजसी तुल्य वंश। कौन सा वंश है जी ये? राजसी तुल्य वंश। दूसरा आपको देखने को मिलेगा सरभपुरी वंश, सबसे ज्यादा अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाला सरभपुरी वंश। कौन सा वंश? सरभपुरी वंश। ठीक है। तीसरा आपको देखने को मिलेगा पर्वत द्वारक वंश। कौन सा वंश? पर्वत द्वारक वंश। चौथा आपको देखने को मिलेगा पांडु वंश। कौन सा वंश? पांडु वंश। ठीक है। पांचवा आपको देखने को मिलेगा नल वंश। कौन सा वंश? और छठवां आपको देखने को मिलेगा बाण वंश। बाण वंश। और इसी बाण वंश को समाप्त करके मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास चालू हो जाएगा, जो चालू होगा कलचुरी वंश से। किसे? कलचुरी वंश। इतिहास में पढ़ेंगे हम लोग बाण वंशीय शासक विक्रमादित्य को क्या करते हैं? हराकर कलचुरी शासक जो है कलचुरी वंश का नींव रखते हैं छत्तीसगढ़ में। समझ में आया? ठीक है। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश। इसमें आप पर्वत द्वारक वंश को नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम लोग आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ये पर्वत द्वारक वंश छोटा सा वंश है। ठीक है। इसमें यहाँ पर नहीं भी मेंशन करोगे तो 5 का नाम लिखोगे पर्याप्त है। समझ में आया? समझ में आया है? तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में हमको इतने राजवंश के बारे में पढ़ना है। ठीक है। कौन कौन सा? पहला कौन सा चालू हुआ था? पहला वैदिक काल। हाँ। दूसरा, उसके बाद महाभारत काल, उसके बाद महाजनपद काल। अब इसके बाद आ जाएगा राजवंश का काल। पहला कौन सा? मौर्य काल। उसके बाद सातवाहन काल। उसके बाद कुषाण वंश। उसके बाद मेघ वंश। उसके बाद वकाटक वंश। उसके बाद गुप्त वंश। और गुप्त वंश के बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश, जिसमें पहला राजवंश आपको देखने को मिलेगा राजसी तुल्य वंश। कौन सा वंश? राजसी तुल्य वंश। दूसरा महत्वपूर्ण राजवंश होगा सरभपुरी राजवंश। कौन सा राजवंश? उसके बाद पांडु वंश, नल वंश, बाण वंश। इतना बन जाएगा। ठीक है। और इसी बाण वंश को परास्त कर, इसको समाप्त कर, हमारा जो है अगला राजवंश चालू होगा, जो किसमें आएगा? तो ये आएगा मध्यकालीन इतिहास में। किसमें आएगा? मध्यकालीन इतिहास में। और इसमें मध्यकालीन इतिहास में पहला वंश हम लोग पढ़ेंगे कलचुरी वंश। कौन सा वंश जी? कलचुरी वंश। ठीक है। कलचुरी वंश। अब कलचुरी वंश के हम लोग 2 शाखा के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात कलचुरी वंश जो है 2 जगह पे शासन करेंगे। एक इसका पढ़ेंगे रतनपुर शाखा। कौन सा शाखा? रतनपुर शाखा। और दूसरा पढ़ेंगे रायपुर शाखा। कौन सा? बन जाएगा। ठीक है। तो कलचुरी वंश पहला कौन सा हो गया? कलचुरी वंश की कितनी शाखा छत्तीसगढ़ में? 2। एक करेगी रायपुर में शासन और दूसरे करेगी रतनपुर में शासन। ठीक है। दूसरा अगला देखो नागवंश। कौन सा? नागवंश। ठीक है। नाग सांप देखे हो ना? एक फनधारी सांप नाग यहाँ पे शासन करेगा, फेन वाला, और एक डोढ़िया। ठीक है। जो छिदर बिदर रहेगा। ठीक है। तो जो फैन वाला नागवंश रहेगा वो कहलाएगा फणी नागवंश। जो फैन वाला सांप रहेगा, ठीक, जैसे अहिराज, जैसे गौहा डोमी रहता है कि नहीं, तो ये कहलाएंगे फणी नागवंश। क्या कहलाएंगे? फणी नागवंश। कवर्धा के फणी नागवंश। ठीक है। दूसरा जो नागवंश है वो डोढ़िया जैसे रहेगा, वो कहलाएगा छिंदक नागवंश। हाँ हाँ, नहीं काटता है, लेकिन नागों का राजा कहा जाता है ना उनको, शांत स्वभाव के कारण देवता सांप कहा जाता है कि नहीं। ठीक है। हालांकि फैन नहीं रहता है उनका। ठीक है। सिंपल रहते हैं और तरह तरह कलर से रहता है कि नहीं। ठीक है। वो तो मैं अहिराज को इसलिए बताया क्योंकि फणी नागवंश के संस्थापक रहेंगे कौन? अहिराज। कौन रहेंगे? अहिराज। ठीक है। इसलिए अहिराज याद रखना हमारे लिए जरूरी है ना। ठीक है। संस्थापक को याद रखना भाई। इस वंश के संस्थापक कौन है? तो अहिराज है। कौन है? अहिराज है। ठीक है। अब अहिराज नाग होता है कि नहीं हमारे यहाँ। ठीक है। तो उससे याद रख लेंगे। तीसरा हम लोग वंश पढ़ेंगे काकतीय वंश। कौन सा वंश? काकतीय वंश। ये हो गया हमारा
मध्यकालीन इतिहास। कौन सा? मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास के बाद अगला कौन सा आ जाएगा? आधुनिक इतिहास। कौन सा इतिहास? आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे पहला जो वंश रहेगा वो रहेगा, पहला जो शासन काल रहेगा वो होगा मराठा काल। कौन सा? मराठा काल। इसमें हम लोग प्रत्यक्ष मराठा काल, अप्रत्यक्ष मराठा काल दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। मराठा काल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश काल। मराठा लोगों को परास्त करके कौन लोग आते हैं? ब्रिटिश लोग आते हैं, ठीक। अंग्रेज लोग गुलाम बनाएंगे, ब्रिटिश काल। और ब्रिटिशों को हटाने के लिए छत्तीसगढ़ में भी भारत की तरह चलेगा स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। अर्थात इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। किसके बारे में? स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा एक फ्रेमवर्क, हमको छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ना कैसे है। तो हमको छत्तीसगढ़ के इतिहास को कुछ इस प्रकार पढ़ना है। समझ में आया? ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब किसको किसको ये याद हो गया? हो जाना चाहिए। ये इतना सा तो है, बस एक पेज में आ गया। देखो छोटा हो गया, इतना सा याद नहीं हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं भूलोगे, कंफर्म नहीं भूलोगे, ठीक है। एक वंश के बाद दूसरा वंश जैसे ही याद करते जाओगे नहीं भूलोगे, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है ना, प्राग ऐतिहासिक तक। उसमें पहला कौन सा? पूर्व पाषाण काल, या उसी कहा जाता है पूरा पाषाण काल। अब पूर्व के बाद क्या आएगा? मध्य आएगा, ठीक है। मध्य के बाद उत्तर आ जाता है नया, उसके बाद नया पाषाण काल, ठीक है। उसको भी देखेंगे विभाजन कैसे कैसे किया गया। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में जानना है कि इसके हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तीसरा है ऐतिहासिक काल। कौन सा? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा? प्राचीन, मध्य और ऐतिहासिक, ठीक है। प्राचीन, मध्य और आधुनिक बन जाएगा, ठीक। प्राचीन में कौन कौन आता है, मध्य में कौन कौन आता है, आधुनिक में कौन कौन आता है, इसको आपको जानना है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आए यहां तक? तो देखते हैं हम लोग कौन सा काल? प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल। अब प्राक ऐतिहासिक काल में पहला काल हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्राग ऐतिहासिक काल। चलो ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो इसमें क्या लिखोगे? ऐसा काल या ऐसा समय जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी नहीं मिलती है, जिसको हम लोग पुरातात्विक स्रोतों से, पुरातात्विक साक्ष्य से और पुरातात्विक शैल चित्रों के माध्यम से जानते हैं, वो युग कहलाता है प्राक ऐतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक युग। समझ में आया? ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई लिपि प्राप्त नहीं होता है। इसको जानने का माध्यम क्या होता है? केवल केवल साक्ष्य एवं शैल चित्र होते हैं। बन जाएगा? इसको मैं लिखवा दूंगा प्राक ऐतिहासिक काल में, ठीक है। प्राक ऐतिहासिक का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है इतिहास के पूर्व की घटना, ठीक है। इतिहास के पूर्व की घटना। और इतिहास क्या कहलाता है? हम लोग पढ़े हैं किसी भी जानकारी का, महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। हमको इसके बारे में केवल चित्र मिला है, ठीक है। तो इसके इतिहास के पहले का जो घटना है वो कहलाता है प्राक ऐतिहासिक काल। बन जाएगा? ठीक है। अब इसमें हम लोग पहला देखेंगे कौन सा जी? पुरा पाषाण काल। कौन सा? पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल के बारे में क्या क्या जानना है आपको, ठीक है। तो इसका जो समय है वो लगभग माना जाता है, ठीक है, 10 लाख ईसा पूर्व से, 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व ही है, मतलब यीशु मसीह के जन्म के पहले, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और लिखना, ये क्या कहलाता है? बीसी कहलाता है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। और ये क्या कहलाता है? एडी, ठीक है, एनो डोमिनी। क्या कहलाता है? एनो डोमिनी। क्या कहलाता है? एनो डोमिनी, ठीक है। बन जाएगा ये बीसी और ये एडी। लेकिन ये तो कहा गया है किसके? यीशु मसीह के आधार पर। लेकिन सब लोग ईसा मसीह को माने ऐसा जरूरी थोड़ी है, ठीक है। ये तो ईसा मसीह के आधार पर कह दिया गया। कुछ वैज्ञानिकों ने
इसका जो है अलग से विभाजन किया है। उन्होंने कहा कि हम किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय के अर्थ के आधार पर समय का वर्गीकरण नहीं करेंगे, हम करेंगे पर्टिकुलर सब के लिए, जो सब धर्म वाले माने, ठीक है, सब धर्म माने उसके आधार पर। तो इन्होंने कहा दिया BCE, ठीक है, बिफोर कॉमन इरा, बिफोर कॉमन इरा। और बी मतलब, सॉरी जी, बी लिखा हूं, CE मतलब है कॉमन इरा। कॉमन इरा मतलब अभी का जो समय, और जो BCE मतलब बिफोर कॉमन इरा, अभी के समय से पहले का जो घटना है वो कहलाता है BCE, बिफोर कॉमन इरा। बन जाएगा ये, ठीक है। चलो अब देखो, ये पूरा पाषाण काल, इसका समय कहां से कहां तक है? 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है। इसमें मानव के जीवन यापन का आधार, जीवन यापन का आधार क्या था? तो शिकार था। क्या था? केवल और केवल मानव किस पे डिपेंड था? शिकार पे डिपेंड था, ठीक है। इसका मानव जो है निवास कहाँ पे करता था, रहता कहाँ था, कहाँ पे था? तो जो भी गुफा एवं कुंदराएं मिल जाती थी वहां पे मानव निवास किया करता था। बन जाएगा, ठीक है। जो भी गुफा में, अब बारिश से भी बचना है, ठीक है, अनेक प्रकार की जीव जंतुओं के हमले से भी बचना है, तो कोई ऐसा सा तो जगह रहना चाहिए ना जहाँ पे रुक सके उन लोग, ठीक है। ऐसे खुला आसमान के नीचे नहीं सो सकते ना, तो इन लोग गुफाओं में रहा करते थे। अब देखो, भोजन की व्यवस्था करना है, ठीक है, भोजन बहुत जरूरी है। तो भोजन की व्यवस्था करने के लिए लोग क्या करने जाते थे? शिकार करने जाते थे और शिकार को लेकर आते थे, ठीक है। उसके बाद जो खाली समय बचता था, खाली समय बचता था, उसमें घर में अनेक प्रकार के ऐसे डंडे नुमा चित्र बना दिया करते थे, ठीक है। ये हाथ में ये लोग कुदारी पकड़ा दिया ऐसे, ठीक है, इस प्रकार के चित्र बनाते थे पत्थरों पर। अब गुफाओं में रहते थे, गुफा किससे बना रहता है? पत्थर से। पत्थर को कहा जाता है शैल। उसके ऊपर क्या बना दिए? चित्र। तो ये कहला गया शैल चित्र। क्या कहला गया? शैल चित्र। तो ये जो है खाली समय में इस प्रकार के चित्र बनाते थे। जैसे आपके घर के बच्चे ऐसे खाली समय में ऐसे ऐसे करके दुनिया भर का चित्र बनाते हैं ना, ठीक है, वैसे ही ये भी अपने खाली समय में अनेक प्रकार के चित्र बना दिया करते थे, जिसमें शिकार करते हुए, समूह में जाते हुए, ठीक है, और कुछ काम करते हुए लोगों को दिखा दिया जाता था। समझ में आया? ठीक है, ये कहलाते हैं शैल चित्र। बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। यहां इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो जानकारी मिलती है हमें शैल चित्रों एवं साक्ष्यों के माध्यम से। एवं साक्ष्यों के माध्यम से, ठीक है। क्या इसके बारे में कोई लिपि है? क्या नहीं है, लिपि नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो कहां कहां से हमें शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, कहां कहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, कहां कहां से हमें पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी मिली है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये बन गया, ठीक है। ऊपर का सरगुजा, नीचे का बस्तर, बीच में इसको काट दिया ऐसे करके, ये हो गया बिलासपुर, और ये हो गया, छोटा ही बना दिया क्या बिलासपुर को? चलो ऐसे बना देते हैं, ये हो गया रायपुर दुर्ग। 5 संभाग बन गए, ठीक है। अब देखो, ये कौन सा जिला है? MCB। ये कौन सा जिला? कोरिया। ये बन गया सरगुजा। ये है सूरजपुर। ये है बलरामपुर, जसपुर, ठीक है। बन जाएगा यहां तक। यहां से एक लाइन ऐसे खींचा, यहां से एक लाइन ऐसे खींचा, इसको बना दिया कोरबा। ये बन गया जांजगीर चांपा। ये बन गया रायगढ़। ये बन गया बिलासपुर, को काट के बना दिया गया मुंगेली, और बिलासपुर को फिर से काट के क्या बना दिया गया जी? गौरीला पेंड्रा मारवाही, ठीक है। बन जाएगा। ये जो है रायगढ़ को काट कर क्या बनाया गया? सारंगढ़, बिलाईगढ़, और जांजगीर चांपा को काट के शक्ति बना दिया गया, ठीक है। ये एक जिला है महासमुंद, ये जिला है धमतरी, और दोनों को बंद कर दिए तो गरियाबंद। ऊपर का जिला बलौदा बाजार, बीच का रायपुर। ये हो गया बेमेतरा, ये हो गया दुर्ग और बालोद। ऊपर का कहलाएगा कवर्धा या कबीर धाम। ये अकेला है राजनांदगांव के ऊपर को काट दिए, नीचे को काट दिए। ऊपर कहलाया खैरागढ़ छुई खदान गंडई, नीचे कहलाया मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी।
ये कौन सा? कांकेर। ये हो गया नारायणपुर कोंडागांव। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से कौन कौन सा जगह है जो संबंधित है पुरापाषाण काल से। तो यहां पर आपको एक गुफा देखने को मिलेगा जो कहलाएगा सिंघनपुर की गुफा। कौन सी गुफा? सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, यहां पर रायगढ़ में ही एक घाटी देखने को मिलेगी जो कहलाएगी महानदी घाटी। कौन सी घाटी? महानदी घाटी। ठीक है, तो पहले दो जगह का नाम जानो, सिंघनपुर की गुफा और महानदी घाटी। ठीक है, सिंघनपुर की गुफा और महानदी घाटी। ठीक है, अब गुफा में आदमी क्या करता है जी? निवास करता है। निवास करने क्या बोलते हैं? बसना। ठीक है, बसना बोलते हैं कि नहीं? ठीक है, वो जा गांव जाके बस गएगा, दो अमुक गांव में रहते उन्हें बसे बोलते हैं कि नहीं? तो गुफा में आदमी पहले बसा करता था, निवास किया करता था। तो सिंघनपुर से याद रखना ये गुफा है, यहाँ पे आदमी बसेगा तो बसनाझार। बसनाझार, कौन सा? बसनाझार। ठीक है, बसनाझार के जो अगला जगह है वो है छापा मारा। कौन सा? और वहां पे निवास किया करते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि खुद के समुदाय वाले आके शिकार विकार रहता था तो लुट कुदक के खा देते थे, छापामारी करते थे। बन जाएगा ये छापा मारा, बनेगा। ठीक है, अगला है महानदी घाटी में कौन कौन सा जगह है? तो महानदी घाटी में आपको देखने को मिलेगा, एक है सोनबरसा, दूसरा है गीधा, तीसरा है भंवरखोल। ठीक है, तो भंवरखोल, गीधा और सोनबरसा। भंवरखोल, गीधा और सोनबरसा। सोनबरसा ये जगह है जो संबंधित है महानदी घाटी से, और महानदी का संबंध बैठता है पुरापाषाण काल से। कई बुक में आपको महानदी घाटी कौन से काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से लिखा हुआ देखने को मिलेगा। याद रखना, महानदी घाटी पुरापाषाण काल से संबंधित स्थल है। बन जाएगा, बन जाएगा। एक आपको यहीं पर देखने को मिलेगा एक और गुफा जो कहलाएगा बोतलदा की गुफा। कौन सी गुफा? बोतलदा की गुफा। ये हो गए गुफाओं के नाम। इतने जगह, जितने जगह के बारे में हमको जानना है, और उसमें पढ़ना किसके बारे में है? तो जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, और वो गुफा है सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, क्यों पूछा जाता है भाई इसके बारे में? याद रखना, ये छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा है। कौन सी? सिंघनपुर की गुफा। इसीलिए इसे एक संज्ञा दी जाती है, छत्तीसगढ़ का भीमबेटिका कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की भीमबेटिका कहा जाता है। समझ में आया? भीमबेटिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में मध्य प्रदेश में भीमबेटिका नामक एक ऐसा गुफा है जहां हमें पुरापाषाण काल के पहली बार साक्ष्य प्राप्त हुए, और वैसा ही हमारा छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुआ सिंघनपुर की गुफा में। इसलिए उसको संज्ञा दे दिया गया छत्तीसगढ़ की भीमबेटिका का। समझ में आया? ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है, किन्होंने इसकी खोज की, कैसे इसका खोज हुआ, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किसने किया। ठीक है, इसमें जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं उनकी आकृति कैसी है, ये सब के बारे में हमको जानना है, क्योंकि सब के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखें इसके बारे में। ठीक है, केवल और केवल सिंघनपुर की गुफा के बारे में पढ़ेंगे। बन जाएगा ना? चल जाएगा? इतना ज्यादा तो नहीं हो रहा है? हाँ, आगे बढ़े कि क्या बोलते हो आप लोग? हाँ, अभी 1 घंटा तो हुआ है ना? नहीं, ठीक है, यदि इतना तक अब लग रहा होगा कि ज्यादा हो रहा है करके बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हाँ, इतना ही करते हैं। कितने लोग इतना ही करते वाले हो? 1 2 3 4 5, मतलब ज्यादा तादाद है। और पढ़े करके और पढ़ते हैं। ठीक है, सिंघनपुर की गुफा। कौन सी गुफा? सिंघनपुर की गुफा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में? ये
ठीक है। सिंघनपुर की गुफा क्या है भाई? सिंघनपुर की गुफा देखो, सिंघनपुर की गुफा क्या है? यूट्यूब में ही देख लें क्या? देखो सिंघनपुर गुफा रायगढ़ अपने आप आ गया, ठीक है। ये है सिंघनपुर की गुफा। यहाँ पे आप जाओगे तो दुनिया भर का, ये देखो आदि मानव टाइप दिख रहा है ना? हाँ ऐसे ही तो था, लेकिन इसका फोटो देखेंगे तो शैल चित्र प्राप्त होगा जी। छोड़ो इसको, हटाओ। देखो कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब पत्थरों पर उकेरा गया है, ठीक है, वैसे ही उकेरा जाएगा ना, एकदम साफ साफ फोटो जैसा थोड़ी बना देंगे, ठीक है। ये है सिंघनपुर की गुफा, ठीक है। देख रहे हो, वैसे पैसा वैसा खोजने मत चल देना, वहीं वरना पड़े रह जाओगे, सालों साल तक भटकते रह जाओगे। देखो यहाँ पर सिंघनपुर की गुफा में कुछ इस प्रकार का आपको अंकन देखने को मिलेगा। ये दिख रहा है, ठीक है। ये है सिंघनपुर की गुफा। कौन सी गुफा? सिंघनपुर की गुफा। चलो वापस आए, सिंघनपुर की गुफा। इसमें पहला चीज क्या जानना है? सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा का उपनाम क्या है? तो इसे क्या कहा जाता है जी? छत्तीसगढ़ की भीमबेटका। छत्तीसगढ़ की भीमबेटका, ठीक है। एक मिनट, भीमबेटका क्यों कहा जाता है जी? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा है। क्यों कहा जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा, सबसे प्राचीन गुफा, ठीक है। इस गुफा में जो शैल चित्र मिले हैं उसकी खोज किसने की थी? खोजकर्ता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अंग्रेज लोग रेल पटरी बिछा रहे थे। क्या बिछा रहे थे? रेल पटरी, ताकि यहाँ के सामान को चुरा चुरा के ले जा सके करके, ठीक है। तो इधर पे रेल पटरी बिछा रहे हैं, मान लो ऐसे करके, यहाँ से ऐसे रेल पटरी बिछा रहे हैं रायगढ़ में, ठीक है, रायगढ़ में। तो यहाँ पे एक इंजीनियर थे, उनका नाम मान लीजिए अमरनाथ दत्त था। क्या था? अमरनाथ दत्त। तो वो जब पहाड़ों वहाड़ों को, चट्टानों वट्टानों में सर्वे करने गए थे, कि पहाड़ को काट कर बना रहे थे, पटरी बिछा रहे थे, तो गए थे, तो वहाँ पे चट्टानों में उन्होंने देखा कि कुछ कुछ छपा हुआ है करके। तब उन्होंने इसकी जानकारी अपने ऊपर के अधिकारी को दी, जिसका नाम था एंडरसन, ठीक है। क्या नाम था? एंडरसन। तब एंडरसन वहाँ टार्च वाच लेके आ गया रथिया के समय, ठीक है। रथिया के समय आ गया, टार्च वाच बार के देखने लगा, तो उसको लगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे डंडेनुमा आकृति में, ठीक है, अनेक प्रकार के शैल चित्र बने हुए हैं। उसको लगा कि मैं थोड़ा और आगे जाऊँगा तो और बहुत सारा दिख जाएगा। तो वैसे ही वो खोजते 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 पहुँच गया सिंघनपुर की गुफा के अंदर, जहां उसको बहुत सारे शैल चित्र दिखाई दिए। तो याद रखना, इसके खोजकर्ता कौन है? एंडरसन है। कौन है? एंडरसन है, ठीक है, बन जाएगा। इसके खोजकर्ता कौन है? एंडरसन है, एंडरसन, ठीक है। ये 1910 में क्या किया था इन्होंने? इसकी खोज की थी और शैल चित्रों का क्या किया था? प्रकाशन किया था, प्रकाशन किया था, ठीक है। कि अमुक जगह में रायगढ़ के सिंघनपुर की पहाड़ी, ठीक है, रायगढ़ के अमुक जगह में हमको बहुत सारे शैल चित्र मिले हैं करके इसने क्या किया था? प्रकाशन किया था। किसने? एंडरसन ने। और इसको बताने वाले आदमी का क्या नाम था? अमरनाथ दत्त। तो इसका विस्तृत अध्ययन किन्होंने किया? तो याद रखिए, विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं अमरनाथ दत्त।
बन जाएगा अमरनाथ दत्त। यहाँ के जो प्राप्त शैल चित्र हैं, यहाँ से जो प्राप्त मूर्तियां हैं वो किसके समान हैं? तो हम देखेंगे समता किसके समान है। तो यहाँ के शैलाश्रयों में जो मूर्तियां मिली हैं, शैलाश्रयों से प्राप्त जो मूर्तियां हैं वो किसके समान हैं? मूर्तियां किसके समान हैं? ठीक है, शैल चित्र किसके समान हैं ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहां से जो प्राप्त शैलाश्रयों से जो मूर्तियां प्राप्त हुआ है ना, वो है मैक्सिकन एवं स्पेनिश के मूर्तियों के समान, स्पेनिश के मूर्तियों के समान हैं। मैक्सिकन और स्पेनिश के मूर्तियों के समान हैं। ठीक है, बन जाएगा मैक्सिकन और स्पेनिश के मूर्तियों के समान। यहाँ भी हमको मूर्तियां प्राप्त हुआ है। यहाँ से जो शैल चित्र प्राप्त हुआ है वो किसके समान दिखता है? तो ऑस्ट्रेलियाई शैल चित्रों के समान दिखता है। ऑस्ट्रेलियाई शैल चित्रों के समान दिखाई देता है। बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, कितना पॉइंट हो गया जी? एक, दो, तीन, चार। चार में दो पढ़ लिए हम लोग, है ना। उसके बाद अगला देखते हैं। यहां जो प्राप्त शैल चित्र हैं उनकी आकृति कैसी है? ठीक है, लगभग। और यहां से प्राप्त जो शैल चित्र हैं उनका रंग क्या है ये देख लेते हैं, है ना। तो इनकी आकृति कैसी है? तो याद रखना डंडे नुमा आकृति है। कैसी है? डंडे नुमा आकृति। और डंडे नुमा आकृति को समझने के लिए यहाँ पर छोटा सा डंडे नुमा आकृति भी बना देंगे भाई। ये लो, हाथ में कुल्हाड़ी पकड़वा दिए, ये लो, रावण बनाते थे जैसे बचपन में। ठीक है, रंग कैसा है? लाल गेरुआ रंग है, लाल। बन जाएगा। इतना चीज जानना है आपको किसके बारे में? सिंघनपुर की गुफा। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा कहे जाने वाली गुफा कौन सी? सिंघनपुर की गुफा। ये छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध क्यों है? ठीक है, प्रसिद्ध क्यों है उसको भी देख लेते हैं, लिख लेते हैं। तो अभी तक तो समझ में आ जाना चाहिए प्रसिद्ध क्यों है छत्तीसगढ़ में। तो सबसे प्राचीन शैल चित्रों के लिए, किससे? सबसे प्राचीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहां तक समझ में आया? बन जाएगा ये हो गया किसके बारे में? सिंघनपुर की गुफा के बारे में। आज इतना तक पढ़ें। ठीक है, कि मध्य पाषाण कालीन चालू करें, कबरा पहाड़ शुरू करेंगे उसमें। ठीक, इतना हो जाएगा, इतना बन जाएगा। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया ना? ठीक, चलिए।